नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फिर से एक बार हाजिर हूं मैं सत्ता के गलियारों की तमाम सारी अंदर की खबरें, ब्यूरोक्रेसी और सरकार की हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। लेकिन सरकार कई बार अपने प्रोग्राम के माध्यम से भी अफसरों की कार्यशैली को जांचती है। आज पावर सेंटर की पहली खबर यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जिलों के अफसरों के साथ, तो वो बहुत सारे बिंदुओं पर निगाह डालते हैं और ये देखते हैं कि किस जिले में उस बिंदु पर महिला सम्मान, अपराध और बच्चियों के साथ होने वाले क्राइम, इन सब पर क्या स्थितियां हैं और कौन जिला कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो अफसरों के इस प्रदर्शन पर भी कई बार उनकी तैनाती और तबादला होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश एक देश का बहुत बड़ा राज्य है, महिलाओं से संबंधित और छोटी बच्चियों से संबंधित अपराध बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका खुलासा भी उसी तेज़ी से होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में वैसे यूपी ने काफ़ी अपनी अच्छी साख बनाई है, लेकिन जब हर महीने मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो उसमें कई सारे ज़िले थोड़ा फिसड्डी चल रहे हैं। कुछ ज़िलों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ज़िलों में पोजीशन खराब है, गड़बड़ है, और मुख्यमंत्री ने उन ज़िलों को अल्टीमेटम दिया है कि अगले महीने जब वो इन बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे तो अगर वो ज़िले फिर से पुरानी पोजीशन में रहे, उनमें सुधार नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के एसपी या जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रडार पर यूपी पुलिस के कई अफसर हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में यह सामने आया है कि महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के जो निस्तारण हैं उनमें उत्तर प्रदेश के कई जिले फिसड्डी हैं। मुख्यमंत्री ने एक महीने की समीक्षा बैठक में कानपुर देहात के एसपी बीबीजी टीएस मूर्ति और इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और चित्रकूट के एसपी अरुण सिंह और प्रतापगढ़ के एसपी अनिल कुमार, इन 4 जिलों में उन्होंने पाया है कि यहाँ पर औसत काम हो रहा है, महिलाओं से संबंधित क्राइम में ये जिले पीछे चल रहे हैं और इनको चेतावनी देने की ज़रूरत है। तो वैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ऐसे अपराधों के मामले में 99% तक कार्रवाई करता है और उनका निस्तारण करता है। वो लगभग 100% के लक्ष्य के एकदम निकट है। लेकिन यूपी के 4 जिले ऐसे मिले हैं जहां महिला अपराधों के निस्तारण के मामले में अफसरों का रवैया ढीला है। यूपी जैसे विशाल प्रदेश में क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर जो होते थे उसमें काफ़ी सुधार आया, अफसरों पर सख्ती भी है, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जो पुलिस नहीं रोक सकती। ये ज़रूर है कि क्राइम होने के बाद उनका खुलासा जल्द और सही दिशा में हो, यही सरकार की सफलता मानी जाती है और अफसरों के पास इसी बात की जिम्मेदारी है। तरुण गाबा के मामले में आप ये कह सकते हैं कि वो हाल ही में पुलिस कमिश्नर बने हैं इलाहाबाद प्रयागराज के, और कुंभ का मेला होने के चलते उनके पास थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी है, लिहाजा इस विषय में वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अनिल कुमार, अरुण कुमार सिंह, बीबीजीएस टीएस मूर्ति, ये जो अधिकारी हैं इनको अब तेज़ी से इस दिशा में काम करना होगा। ये चारों ज़िले मुख्यमंत्री के रडार पर हैं। शीर्ष स्तर पर आप जानते हैं कि बदलाव करने में देर नहीं लगाते अफसर, क्योंकि उनको पता है कि सरकार से अगर कोई सवाल हो जाएगा तो अफसरों को ज़िले में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते अभी एसपी लोगों के पास मौका है कि वो इसमें सुधार करें। अब एक बहुत रोचक खबर, या आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में आए दिन इस बात की चर्चा चलती है कि भाई फला मंत्री का उसके प्रमुख सचिव से नहीं बैठ रहा है मामला, वो मंत्री का उनका प्रमुख सचिव नहीं सुनता है, मंत्री परेशान घूम रहे हैं। कई बार वो सरकार में कह चुके हैं कि हमारा प्रमुख सचिव बदल दीजिए, लेकिन बदलता नहीं है।
तो भाजपा की सरकार में एक बहुत आम चर्चा ये बन चुकी है कि मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच कामकाज को लेकर स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रहती है। इसकी सोशल मीडिया से लेके जन चर्चा में तमाम बार खबरें आती रहती हैं और बहुत सारे मंत्री जो हैं वो अपने प्रमुख सचिवों को हटवाना चाहते हैं पर वो हट नहीं पाते। अब जब मंत्री और प्रमुख सचिव की लड़ाई चलती है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि विभाग का कामकाज ठप हो जाएगा, गुटबाजी तेज हो जाएगी, कुछ अफसर के खेमे में रहेंगे, कुछ मंत्री के खेमे में रहेंगे। बीना कुमारी मीना का मामला ऐसे ही है, जो महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार की भी प्रमुख सचिव थी। मुख्यमंत्री कैंप में उनके बहुत ज़्यादा हाई नंबर हैं, वो बड़ी ईमानदार भी मानी जाती हैं, लेकिन उनकी मंत्री जो हैं वो अपने प्रमुख सचिव के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। और यही वजह थी कि बाल विकास पुष्टाहार महिला कल्याण की मंत्री बेबी रानी मौर्य पिछले कई महीनों से अपने प्रमुख सचिव को हटाने के लिए एक तरह से सरकार में जंग लड़ रही थी और वो कामयाब भी हुई हैं। हालांकि सरकार ने बीना मीना का कद घटने नहीं दिया, उनके पास आबकारी, गन्ना, चीनी ये सब है और उनको आयुष जैसे एक और विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है। और प्रमुख सचिव जो आयुष में थी लीना जौहरी, अब उनको महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार में लाया गया है। मंत्री और प्रमुख सचिव के इस जंग में जीत तो मंत्री की हुई है, इससे एक बात और उभरती है कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ा नहीं वो जीतने की उम्मीद ना करें। तो ये भी एक बात कही जा रही है, लेकिन ये अकेले कोई बेबी रानी मौर्य की स्थिति नहीं है। ऐसे कई विभाग हैं जहां प्रमुख सचिवों की शिकायतें उनके ही मिनिस्टर बार बार करते हैं, लेकिन हर बार मंत्री को ही झुकना पड़ता है या कहिए हारना पड़ता है। लेकिन बेबी रानी मौर्य का विरोध रंग लाया और आखिरकार सरकार को बीना कुमारी मीना को हटाना पड़ा। ये जरूर है कि अधिकतर मंत्रियों पर बेजा काम करने का भी आरोप लगता है, चहेतों को उपकृत करने का आरोप लगता है, विभाग में मलाई काटने का आरोप लगता है और इस आरोप के चलते ही उनके यहाँ ऐसे प्रमुख सचिवों की तैनाती की जाती है कि जो उनके मन मुताबिक बहुत काम न कर रहे हैं। मंत्री अगर पूरब कहाँ है तो प्रमुख सचिव पश्चिम चले, तब उसके एक तो सरकार में भी नंबर बढ़ जाते हैं और उसको हटाने और रखने का अधिकार सरकार को है। तो फिर वो गाड़ी ऐसे साल 2 साल 3 साल खींचती है और मंत्री कार्यकाल आधा ज़्यादा बीत जाता है। हालांकि कई बार मजबूरी में सरकार को उन अफसरों को हटाना पड़ता है जिनको वो खुद ही कह रहती है कि देखो गलत काम ना होने देना, मंत्री अगर उल्टा सीधा बोलें तो सुनना नहीं, लेकिन मजबूरी में कई बार ये चीज़ें फिर बदलती हैं। तो इस विवाद में इस बार तो मंत्री बेबी रानी मौर्य का पल्ला भारी रहा है। अब बीना कुमारी मीना और उनके पति वो भी उत्तर प्रदेश में बाबूलाल मीना भी प्रमुख सचिव एसीएस हो गए हैं, अब तो वो रैंक में हैं। दोनों काफ़ी चर्चित अफसर हैं, जहां जिस विभाग में रहे हैं मंत्रियों से पटरी कम खाई है। वो पहले कोऑपरेटिव में रहे, कोऑपरेटिव मंत्री से भिड़े रहे जेपीएस राठौर से, फिर वहां से वो गए उद्यान में आजकल पड़े हैं। अब लेकिन उनकी मैडम को काफ़ी सरकार में महत्व मिला हुआ था, 4 विभाग की वो प्रमुख सचिव थी। अब मंत्री परेशान, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रोज चक्कर, हर जगह शिकायत, सुनवाई कोई नहीं। फिलहाल बेबी रानी मौर्य की जो लड़ाई थी उससे और मंत्रियों को भी एक सबक मिलता है कि अगर आप सही हो तो आपको लड़ना आना चाहिए। अगर आप मुंह खोलोगे, मुख्यमंत्री से उनके सामने बातें रखोगे, अफसरों की बातें बताओगे, उनकी कमियों को, तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ तो अधिकतर खुद घुटना कीचड़ मसना है, वो मुख्यमंत्री के सामने किस हिम्मत से बात करें कि साहब ये हमारी प्रमुख सचिव गड़बड़ हैं। जहाँ एक बार डांट पड़ी उसके बाद दोबारा हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, अरे तुम अपना देखो पहले, तो उसी में डर जाते, सिकुड़ गए। फिर प्रमुख सचिव से सोचते हैं तो कोनो तरह से हाथ मिलाई बोल हो जाए कि काम दोनों के चले, या फिर झंडा झुका देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि भाई थोड़ा मोड़ा हमारा सुन लो, बाकी जैसा चल रहा है चलाओ तुम लोग। तो ये सरकार की एक असली कहानी है जो आपको मैं बता रहा हूँ। एक कहानी का जो अंत रहा या जो कहिए परिणाम है वो मंत्री के लिए इस बार थोड़ा सुखद हो गया, बस इतने है।
अब एक ऐसी खबर की चर्चा जिस पर सब टकटकी लगाए हैं कि भाई मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव का मामला है, एसपी गोयल का मामला है। अब जो ब्यूरोक्रेसी के अफसर हैं वो तो लगाए ही हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग व्यापार में हैं, जो लोग सरकार के काम काज में रुचि रखते हैं, उन सबकी निगाह है कि अरे गोयल जाएंगे कि यहीं रहेंगे। सबकी पोस्टिंग आ रही है, गोयल साहब की पोस्टिंग आई नहीं। तो आज मुख्यमंत्री के जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल को लेकर ये कहानी है कि दिल्ली में उनकी तैनाती को लेकर कई सारे पदों पर चर्चा चली, कयास चला। उनके साथ देवेश चतुर्वेदी को भी एनओसी मिली थी, वो दिल्ली चले गए, वो केंद्रीय कृषि सचिव बना दिए गए, उनकी जगह पर तैनातियां भी हो गई। लेकिन एसपी गोयल के लिए अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं आई। चर्चा इस बात की थी कि वो केंद्रीय गृह सचिव बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गोविंद मोहन की तैनाती हो गई, जो अब देश के नए गृह सचिव हो गए हैं। गोविंद मोहन भी 1989 बैच के ही अफसर हैं, उन्होंने भल्ला की जगह ली है। गोविंद मोहन से पहले एसपी गोयल का नाम था कि वो नए होम सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं हो पाया। अब ये बात आई थी कि एसपी गोयल डीओपीटी के सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ भी जोशी जी की तैनाती हो गई। हरियाणा कैडर के वो अफसर हैं, वो भी 1989 बैच के हैं। जब उनको एनओसी मिली और देवेश चतुर्वेदी को एक साथ, तब ये कहा गया कि अब 20 जुलाई तक देवेश चतुर्वेदी और एसपी गोयल दोनों दिल्ली चले जाएंगे। अब यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अफसर ढूंढने पड़ेंगे, उनकी तैनाती होगी। फिर 20 जुलाई बीत गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त शुरू हो गया, फिर कहा गया कि 15 अगस्त तक अब गोयल साहब दिल्ली चले जाएंगे। फिर गोयल साहब 15 अगस्त तो मन गया। इसी बीच देवेश चतुर्वेदी पोस्टिंग आ गई, वो चले गए। अब ये कहा गया कि नहीं, बस बहुत जल्दी अब गोयल जाने वाले हैं। एसपी गोयल एनओसी लिए बैठे हैं, लेकिन केंद्र में जहां उनको जाना था वहां पर सब पद भरा जा रहा है, तो फिर वो जाएंगे कहां? भाई गुमनाम कोई पद हो, भाई कैबिनेट सेक्रेटरी नया बन गया, गृह सचिव नया बन गया, डीओपीटी में नया सचिव आ गए जोशी जी। अब यूपी के इतने बड़े अफसर के लिए वहाँ बचा क्या? तो अब चर्चा ये भी आ गई है कि अब शायद एसपी गोयल दिल्ली नहीं जाएंगे। एसपी गोयल के लेकर जो कयासबाज थे, जो चर्चा कर रहे थे, वो हार मान गए कि अब लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, ऐसे चलेगा। और ये भी कहा जाए कि वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि जब वो सीनियरिटी में सबसे ऊपर आएंगे तो हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। तो यूपी जैसे राज्य का मुख्य सचिव बनना भी बहुत गौरव की बात होता है, इसके लिए भी उनका नाम कई बार चला है। मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश से नए गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन, वैसे उनका कैडर तो सिक्किम है, लेकिन वो अपने उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लखनऊ के ही गोविंद मोहन रहने वाले हैं। और यहीं हजरतगंज में जो कैथेड्रल स्कूल है, यहीं वो पढ़े हुए हैं, लखनऊ में इंटर तक। फिर वो बनारस में भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है। गोविंद मोहन के पक्ष में एक चीज़ और गई, वो पहले जो है गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके थे, शायद इसी वजह से उन्हें इसका फ़ायदा मिला। लेकिन एसपी गोयल को दिल्ली में तैनाती न मिलने पर कई सारे अलग अलग फैक्टर, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो शायद खुद नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के बेहद भरोसेमंद हैं। कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि जब उन्हें गृह सचिव का पद मिलेगा तभी जाएंगे, लेकिन अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई। तो अब ये बात लगभग साफ है कि एसपी गोयल यूपी में ही रहेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। उनके मुकाबले में अभी इस समय सिर्फ 1988 बैच है, जिसमें एक अफसर हैं मनोज कुमार सिंह, वो चीफ सेक्रेटरी हैं। उनकी नौकरी अगले साल 2025 के जुलाई तक है, और गोयल की नौकरी जनवरी 2027 तक है। यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा उनके पास समय बचेगा जब मनोज कुमार सिंह रिटायर होंगे। तो
ऐसे में एसपी गोयल के सामने एक बड़ा भविष्य दिख रहा है, एक बड़ा पद है। वो यहाँ चाहेंगे तो रहेंगे तो उसको हासिल कर सकते हैं, और अगर वो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में लोग बोले कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, और वहाँ पर फिर मोदी जी कई बार सेवा विस्तार भी देते हैं, तो उनकी कैरियर बड़ा उनका लंबा हो जाएगा। अब वहाँ तक तो अभी पहुँचने की नौबत नहीं आ रही है, और यहाँ वाले इस इंतज़ार में हैं कि जाए तो हमारा कुछ मामला बने। जो बहुत दिनों से पीड़ित है, परेशान है, दोनों बातें हैं। उनके जो पसंदीदा लोग हैं वो चाहते हैं कि गोयल साहब ना जाएं। उनको एक संरक्षक मिला हुआ है, एक उनके ऊपर छाया मिली हुई है। कभी नरम गरम बात होती है तो उनसे अपनी बात कह भी लेते हैं, और कुछ जो किनारे पड़े हैं बरसों बरस से, वो चाह रहे हैं कि जल्दी ये हीलें, जल्दी यहाँ से डोले जाएं, तो हमारे लिए कोई नया रास्ता बने, हम भी मुख्य धारा में आए। तो एक आदमी को लेकर कितनी सारी निगाहें हैं, कितने सारे कयास हैं, ये आपने सब जाना होगा। हालांकि 100% ये कहना कि गोयल साहब दिल्ली नहीं जाएंगे थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी। अभी ये महीना अगस्त का और रुक जाना चाहिए, उसके बाद ये कहा जाएगा कि अब गोयल साहब लखनऊ ही रहेंगे, यूपी ही रहेंगे, वो दिल्ली जाने वाले नहीं हैं, लेकिन 31 अगस्त के बाद। अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर की, जो थोड़ा चौंकाती है, क्योंकि योगी सरकार ने पिछले सप्ताह शीर्ष स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल किया। ये महत्वपूर्ण फेरबदल इसलिए था क्योंकि उसकी बड़ी प्रतीक्षा थी, क्योंकि नियुक्ति सचिव का जो पद होता है वो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पद है, और इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जो उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी समझ रखता हो, और जो मुख्यमंत्री के लिए भरोसेमंद हो और बेदाग भी हो। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक रूप से इस पद पर 1996 बैच के एम देवराज की तैनाती हुई है। एम देवराज को नियुक्ति सचिव बनाए जाने से पूरी ब्यूरोक्रेसी हैरान है कि आखिर ये कहाँ से फैसला हो गया, इतनी बड़ी लॉटरी देवराज की कहाँ से निकल आई, क्योंकि वो अभी एक बहुत जूनियर अफसर है, 96 बैच है, और यहाँ पर अभी 88 बैच सर्विंग कर रहा है, सेवा में है। देवराज पर इतनी बड़ी मेहरबानी हुई कि उनको नियुक्ति विभाग के साथ साथ सेल टैक्स विभाग भी दिया गया। हालांकि आलोक कुमार का नाम भी एक बार नियुक्ति सचिव के लिए चला, और जब उनका नाम कटा तो ये बात आई कि पी गुरु प्रसाद को भी नियुक्ति सचिव बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। देवराज बाजी मार ले गए, और उसके साथ साथ वो सेल टैक्स जैसे बहुत बड़े महकमे के भी प्रमुख सचिव बन गए। देवराज पर ये बरसात कैसे हो रही है? बिजली विभाग में तैनाती के दौरान सबको पता है कि नाराजगी के तौर पर सरकार ने उनको हटाया था। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 1 साल के भीतर ही देवराज यूपी के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया बना दिए गए, कि अब तो पूरे यूपी में जिस अधिकारी को जहां चाहे वहां टेढ़ा मेढ़ा करें, जिसकी चाहे जांच खोलें। वैसे ऐसे अधिकारी जो होते हैं उनके राज में आईएएस तो नहीं, ये पीसीएस अफसर ही मारे जाते हैं ज़्यादातर। तो देवराज से भी बहुत उम्मीद ना करिए, क्योंकि बिजली विभाग में जब वो रहे हैं तो उनका हाल सबको पता है। देवराज अपने आप को ईमानदार होने का ढोल पिटवाते हैं, लेकिन ये बात बिजली विभाग में तैनाती के दौरान सबको पता है कि उन्होंने 16 सलाहकार नियुक्त कर रखे थे, जिन पर लाखों रुपया महीना, कई लाख रुपया महीना खर्च होता था उनके वेतन पर, गाड़ी पर और सुविधाओं पर। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि बिजली में जब तक देवराज तैनात रहे उन्होंने एक जात विशेष के अफसरों को मलाईदार तैनाती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके खुलेआम बहुत सारे आरोप भी लगे। व्यवस्था को जो लोग ये कहते हैं कि देवराज ने बिजली व्यवस्था सुधारी, उस समय याद होना चाहिए जब कोरोना काल में बिजली की खपत घट गई थी, मौसम अनुकूल था, उस दौरान देवराज ने खूब पीठ थपथपवाई। लेकिन जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, गर्मी आई, पूरा बिजली विभाग बैठ गया चरमरा के, सरकार की बदनामी होने लगी, तब जाकर देवराज वहाँ से हटाए गए थे। आज वही व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सरकार में उनके लिए कई दरवाजे खोल दिए गए। कई दिल खोल कर स्वागत हो रहा है, आइए और
ग्रहण कीजिए। वो महत्वपूर्ण पद पाने में कामयाब हो रहे हैं, नाराजगी के बावजूद कामयाब हो रहे हैं। ये कौन सा जुगाड़ और चमत्कार है, ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आईएएस अफसर भी नहीं समझ पा रहे हैं। देवराज अकेले नहीं हैं, आलोक कुमार को भी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से नाराजगी के बाद हटाया था, लेकिन आलोक कुमार अब 11 विभागों के प्रमुख सचिव बन चुके हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि हमारे पास शीर्ष स्तर पर अफसरों की कमी है, और इसी की आड़ में कुछ लोगों पर दिल खोल कर विभाग लुटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शीर्ष स्तर पर हैं, एसीएस हैं, प्रमुख सचिव हैं, लेकिन उनको कहा गया ये दागी हैं। ये फला सन में जब सरकार नहीं आई थी तो बसपा में बहुत इनकी लूटपाट थी, ये समाजवादी में बहुत ऐसा गड़बड़ किए थे, उनको काम करने का अवसर ही नहीं मिला। वो किनारे हैं 5-5, 6-6 साल से। और जो लोग कि पता नहीं किसकी पसंद है कि वो एक बार नाराज़गी का शिकार होते हैं और फिर 2-4-6 महीने में मुख्य धारा में बहुत बड़ी कुर्सी पर वापस लौट आते हैं। ये सेटिंग गेटिंग का खेल क्या है? देवराज के पास ऐसा कौन सा गुण है कि उनको देवराज से देवता बना देता है? हालांकि ब्यूरोक्रेसी में उनको और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ये भी लोग जान लें कि नियुक्ति में अब आसान नहीं रहेंगी चीज़ें। आज नहीं तो कल शोर मचेगा और लोगों की सुनवाई के अवसर समाप्त होंगे। सीनियर और जूनियर भी नहीं जाएंगे अपने प्रमुख सचिव के पास कोई संरक्षण मांगने। देवराज किसकी पीड़ा कितनी समझेंगे और कौन अफसर उनसे कितना सहज होगा बातचीत करने में, ये तो तैनाती होने के बाद से ही जो खुसुर फुसुर शुरू हुई है उसी से पता चल जाता है। तो सरकार को भी शायद चाहिए था चुन चुन के ऐसे लोगों को बैठाओ कि जिनके पास लोग अपनी फरियाद लेके आए ही ना फरियाद आएगी ना समस्या पता चलेगी। एक ने पहले भी भट्ठा बैठाने का इतिहास बनाया, यहाँ भी बैठा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए, पावर सेंटर में अब हम आखिरी दौर में हैं और आज के इस हालात पर बहुत सारे शायरों के लिए हमेशा कहा गया कि चाहे जो दौर हो, शायर, पत्रकार, कवि, ये हमेशा सच बोलें, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। कई बार सच देखकर भी वो दूसरे रास्ते से अपनी बात कहते हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है आज के इन हालात पर कि जिस पर कभी नाराज़गी थी, जिस पर प्यार लुटाया जा रहा है, जिसको सच लिखना था वो क्या लिख रहा है। इस पर सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में तो मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गजल, हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।